हेलो एवरीवन। तो नींद से जागना नहीं है तो सो जाओ, बट आफ्टर दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो है लेटेस्ट चैप्टर की। जी हाँ दोस्तों, वन पीस चैप्टर 1134 आ चुका है और अपने साथ लेकर आया है सबसे बड़ा धमाका। इस चैप्टर में जो रिवील हुआ है उसका हम सभी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। वो जादुई समनिंग सर्कल्स याद है तुम्हें, जो हमने लास्ट टाइम एगेड पर देखे थे। हम वापस से उन्हें देखेंगे और इस बार उस सर्कल में से जो निकला है वो टोटली अनएक्सपेक्टेड है। इस बंदे का कनेक्शन और इसका रिवील होना स्टोरी को 360 टर्न देने वाला, और साथ में कुमा फैंस के लिए खुशखबरी है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैप्टर से पहले हम बढ़ते हैं कवर पेज पर, क्योंकि इस बार के कवर पेज पर यामाटो नहीं बल्कि स्ट्रॉ हैट्स हैं, जहां पर जाइंट फ्रैंकी एस्ट्रो बॉय के पोज में आसमान में उड़ रहा है और उसकी बैक पर स्ट्रॉ हैट्स सवार हैं। फ्रैंकी के ऊपर एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है दैट वी आर इटर्नल। इस कवर पेज का एक सॉलिड रीजन है, ये एक स्पेशल ट्रिब्यूट है काजुकी याओ, जो फ्रैंकी का वॉइस एक्टर थे उनके लिए, और जिन्होंने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर लिया है। काजुकी याओ की वॉइस से हम सभी फ्रैंकी को जानते हैं, इवन मांगा में भी हम फ्रैंकी को देखते हैं तो उनकी आवाज हमारे दिमाग में पिक्चर होती है। आफ्टर ऑल ही इज अ ग्रेट वॉइस एक्टर। अब बारी आती है चैप्टर 1134 की, जिसका टाइटल है आउल लाइब्रेरी। चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता जहां पर लास्ट टाइम एंड हुआ था। स्ट्रॉ हैट्स सॉल से मिल रहे हैं, लूफी सॉल को देखकर थैंक्स बोलता है रॉबिन की जान बचाने के लिए, और जिस तरह से वो बोलता है उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो इस टाइप के वर्ड्स को यूज ही नहीं करता। सॉल, लूफी और बाकी सभी को देखकर काफी खुश है कि रॉबिन ने आखिरकार काफी अच्छे दोस्त बनाए हैं, और वो उन्हें थैंक्स भी बोलता है कि रॉबिन को इतने टाइम तक प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी बीच लिलिथ खुद को एज अ वेगापंक सॉल से इंट्रोड्यूस करती है और जिनबे से एक मशीन बॉक्स निकालने को कहती है, जिसे वो लोग एगेट से निकाल कर लाए थे। ये एक सील्ड बॉक्स है जिसके ऊपर वेगा स्टिकर लगा हुआ है। जिनबे बाबा बताते हैं कि वो एगेट से इसे वेगापंक के इंस्ट्रक्शन पर लेकर आए थे, पर उसे भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। तभी लिलिथ जवाब देती है इट्स मी। लूफी शॉक में कहता है कि वेगापंक का एक और क्लोन। लिलिथ कहती है बिल्कुल सही, पर ये बाकी सैटेलाइट्स की तरह नहीं है, ये एक कंप्लीट रेप्लिका है, और यही वो वेगापंक था जिसने 20 साल पहले एल्बाफ को विजिट किया था। अब तुम सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि बाहर निकलने के लिए रेप्लिका क्यों? इसका जवाब है वर्ल्ड गवर्नमेंट का वेगापंक के ऊपर नजर रखना। अगर उन्हें पता चलता है कि वो अपनी लैब से बाहर गया है, वो भी महीनों के लिए, तो क्या बवाल हो सकता है। इसीलिए बहुत काम की चीज थी। अब लिलिथ के पास वेगापंक का क्लोन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमैन के क्लोन की तरह बटन दबाने के बाद बड़ा हो जाएगा। इसे सेफली बाहर निकालने के लिए रिक्वायरमेंट है ग्रेट मशीनरी की। इसीलिए लिलिथ अब एल्बाफ में ही रहकर न्यू लेबोरेटरी बिल्ड करेगी और वेगापंक को रिवाइव करने के साथ साथ कुमा को भी ठीक करेगी। ये बात सुनकर बोनी काफी एक्साइटेड हो जाती है, और मैं भी इसी चीज का वेट कर रहा था कि कोई बोले कि कुमा वापस से ठीक हो सकता है, क्योंकि हमने उसे उसके बुरे टाइम में देखा था। मुझे एक पीक कुमा देखना है अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, और इस बार सेलेस्टियल ड्रैगन्स को वो अपनी मूत की धार से आधा कर दे, और बकीनियर्स को भी जस्टिस मिलना चाहिए जितनी वो स्ट्रेंथ एक्वायर करते हैं उसके बेसिस पर। आगे जाइंट स्ट्रॉ हैट को स्कूल का टूर कराने के लिए ले जाते हैं। वहीं पर रॉबिन, चॉपर, लिलिथ और बोनी आउल लाइब्रेरी में जाते हैं। स्ट्रॉ हैट स्कूल में जाने से पहले कुछ जाइंट्स बच्चों से मिलते हैं जो वॉरियर स्प्रिंग के पास खेल रहे हैं। उसाप उनसे पूछता है क्या वो भी एक दिन समुद्र में सेल करना चाहते हैं और ग्रेट एडवेंचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पर उनमें से एक आंसर करता है कि वो ट्रेंड काफी पुराना हो चुका है। ये लोग कुछ समझ पाते, इतने में एक बच्चा कहता है कि डांट पड़ने से पहले यहां से निकल जाओ, क्योंकि तुम लोग रैपले सेंसर के ऊपर खड़े हो। इसके आगे हम देखते हैं कि रैपले एक लेडी है जो फ्लोर के ऊपर लेटी हुई, और लूफी रैपले की ब्रेस्ट पर खड़ा है जैसे वो शिराहोशी के टाइम पर उससे मिला था। रैपले जो यहाँ पर बायोलॉजी की टीचर है और काफी सुंदर भी है। सुंदरता और बायोलॉजी का काफी पुराना रिश्ता है, और ये बात यहाँ पर साबित भी होती है। जिस तरह से रैपले का कैरेक्टर डिजाइन ओडा ने किया है, मुझे तो ये काफी पसंद आया। रैपले उसाप की बात को सुनकर बोलती है कि जाइंट्स पायरेट का वो रूथलेस और फियरसम फेस 100 साल पहले था। अब जाइंट्स किड वैसे नहीं है, खासकर वॉलरस एकेडमी में, क्योंकि इस एकेडमी के अंदर सभी लोग लेट किंग हेराल्ड की विल को फॉलो करते हैं। किंग हेराल्ड जो चाहते थे कि एल्बाफ एक पीसफुल नेशन बने जो दुनिया में ट्रेड और शांति बनाए रखे, ना कि वॉर को बढ़ाए। इसी वजह से उनके एल्बाफ के बाकी एल्डर से बनती नहीं थी, और किंग हेराल्ड के मारे जाने के बाद से एल्बाफ का कोई और किंग बना भी नहीं है। रैपले बताते हैं कि वो एल्बाफ के वॉरियर्स की लास्ट जनरेशन में से एक है, इसीलिए वो लूफी को उसकी वाइट फॉर्म में देखना चाहते हैं, क्योंकि एल्बाफ माइथोलॉजी में एक ऐसे वॉरियर के बारे में बताया गया है। आगे यहाँ पर सीन चेंज होता है। बाकी लोग आउल लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं, जहां पर सोल रॉबिन को बताता
बताता है कि ओहारा की बुक के साथ हुआ क्या और कैसे वो वहां से निकल पाया। सोल जब ओहारा से एल्बाफ पहुंचा था तो वो अपने दिमाग से उन चीजों को निकाल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ओहारा के स्कॉलर्स ने इन बुक्स और नॉलेज के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। इसीलिए वो हजरुद्दीन और उसके लोगों से हेल्प मांगता है। ये सारे लोग ओहारा पे मिलते हैं और उन सारी बुक्स को लेकर एल्बाफ आ जाते हैं और सॉल उन सारी बुक्स को देखकर अपने आंसू रोक ही नहीं पाता है। अब प्रेजेंट में सॉल रॉबिन को वार्न करता है उस बुक के लिए जो उसके हाथ में है, क्योंकि सडनली जैसे ही वो आउल लाइब्रेरी में एंटर करते हैं वो बुक रॉबिन से भी बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट पेज पर हम आउल लाइब्रेरी को क्लियर देख पाते हैं। सॉल हंसते हुए कहता है, कैसा लगा ये सब कुछ, क्या तुम लोग सरप्राइज हो? ये सारी बुक ओहारा से है पर अब जाइंट साइज में, क्योंकि यही आउल लाइब्रेरी की खासियत है, जहां पर एंटर करते ही सारी बुक जाइंट साइज में हो जाती हैं। इस सब को देखकर रॉबिन को क्लोवर के शब्द याद आते हैं। वो रॉबिन से ट्री ऑफ नॉलेज में कहता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और अब वो उन्हीं सारी बुकों को एल्बाफ में देख पा रही है। सॉल भी अब काफी रिलैक्स है क्योंकि उसे मौका मिला है कि रॉबिन को ये सब कुछ दिखाने का। आगे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम अंडर वर्ल्ड को देखते हैं, जहां पर लोकी एक बंदे से बात कर रहा है जिसका नाम है मौसा। मौसा काफी पोलाइटली उससे बात कर रहा है। लोकी और मौसा मिले नहीं है पर वो डैन मूसी पे काफी टाइम से बात कर रहे हैं और लोकी मौसा की काफी रिस्पेक्ट करता है और अपने फ्रेंड जैसा उसे मानता है। लोकी मौसा से पूछता है, क्या तुम अभी भी ट्रॉमेटाइज हो उस हॉरिफिक एक्सपीरियंस से जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? मौसा कहता है कि हाँ, मैं उससे हिल चुका हूं। लोकी कहता है कि अगर मैं वहां तुम्हारे साथ होता तो मैं तुम्हारे लिए उन सभी को मार डालता। मौसा कहता है कि भले ही लोकी गैंगस्टर टाइप की वाइब रखता है पर स्टिल वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है, जिसको सुनकर लोकी काफी गुस्सा हो जाता है। आगे हम वापस एल्बाफ के वेस्टर्न विलेज को देखते हैं, जहां पर डोरी, ब्रोगी और बाकी जाइंट्स स्ट्रॉहेड के इंतजार में ड्रिंक कर रहे हैं। ब्रोगी कहता है कि अभी पार्टी स्टार्ट नहीं है, हम बस स्टार्टिंग के लिए टाइम काटने के लिए ड्रिंक कर रहे हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी एक ब्लैक लाइटनिंग विलेज कासल में आकर टकराती है और डबल पैनल पे हम देखते हैं एक मैजिक सर्कल थ्रोन रूम में अपीयर हो चुका है। ये मैजिक सर्कल एगेड के समनिंग सर्कल की तरह है, बस इसके ऊपर कोई मार्किंग या फिर नंबर नहीं है। लाइक गोरोसे के सर्कल्स पे अलग अलग नंबर थे, पर इस समनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सर्कल में कोई भी नंबर नहीं है। और इसी के साथ इस समनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सर्कल में एक नहीं बल्कि दो बंदे निकल कर आए। दोनों ने ब्लैक क्लोक पहना हुआ। इनमें से एक सैंक्स की तरह दिख रहा है, स्पेशली उस पर्सन की तरह जो गोरोसे से मिलने गया था मरिज्वा में, और दूसरी पर्सन एक फीमेल है। ये दोनों थ्रोन रूम में नी डाउन पोजीशन में अपीयर हुए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि इन्हें सीधे ईमू ने सेंड किया? क्योंकि अगर कोई बंदा उससे मिलने जाता है तो वो लोग उसके सामने नी डाउन होते हैं। यानी यहाँ पर ओडा ने सैंक्स के ट्विन थ्योरी को सच कर दिया है और ये ट्विन कोई और नहीं गॉड्स नाइट ही है। और शायद सभी गॉड्स नाइट ऐसे ब्लैक क्लोक पहनते हैं अपनी पहचान को छुपाने के लिए और एक हिडन पावर को शो करने के लिए। पर अभी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों का एल्बाफ में ऐसे आना, इनका यहाँ पर ऐसे आना किसी बड़े इंसिडेंट का हिंट दे रहा है। और इसे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि लोकी को कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही बंदा है। इनका इसी टाइम पर एल्बाफ में एंटर होना जब लूफी एगेड से सीधे एल्बाफ में आया है, क्योंकि ईमू को पता था कि लूफी एल्बाफ गया है और उसने इसी वजह से सैटर्न को मार दिया था। यानी अब वो लूफी को फॉर ग्रांटेड लेने वाली नहीं है और अब शुरू होती है रियल भागम भाग, क्योंकि अभी स्टुअर्ट इतने कैपेबल नहीं कि वो इनका सामना कर पाए। आई एम श्योर ये बंदा भी यहाँ पर अटैक के लिए नहीं बल्कि कुछ ट्रिगर करने आया है। हो सकता है कि लोकी को कैद करने में सैंक्स का नहीं बल्कि इसका हाथ था, इसीलिए लोकी सैंक्स को कावर्ड कहता है और अब उसे आजाद करके सभी जाइंट्स का वो ट्रस्ट तोड़ देगा, क्योंकि इसकी और सैंक्स की शक्ल सेम है। यानी अगर ये एल्बाफ में कुछ करता है तो उसका सीधा ब्लेम सैंक्स के ऊपर जाने वाला है। पर कोई भी पॉसिबिलिटी हो, इस एक बंदे की एंट्री ने सभी समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। अब तक लोकी को देखने के बाद मुझे लग ही नहीं रहा कि वो बंदा वही है जिसने किंग हेराल्ड और अपने बाप को मारा है, बल्कि अब मैं 100% श्योर हो चुका हूं कि उसे बस फ्रेम किया जा रहा है एज अ किलर और वो रियल किलर है ही नहीं। या फिर ये बंदा है रियल किलर या फिर कोई और हो सकता है जो बस स्ट्रिंग्स को खींच रहा है डो फ्लेमिंगो की तरह। सो यहाँ पर चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। सो इस चैप्टर के अंदर दो चीजों ने मेरी अटेंशन ग्रैब करी। एक तो कुमा का रिपेयर होने वाली बात, क्योंकि मैं खासकर उससे काफी अटैच हूं, और दूसरा ये समनिंग को वापस से देखना और खासकर एक दूसरे तरीके से, और इसमें दो बंदों का रिवील होना सबसे खास
बात है। तो नेक्स्ट चैप्टर से मेरी उम्मीद है कि इन दोनों के बारे में और जानने को मिले, और क्या पता हमें शैंक्स और इस बंदे के बीच में कोई कनेक्शन भी मिले, डायरेक्ट कनेक्शन। मैं यहाँ पर ब्लड रिलेशन नहीं, इनके बातचीत वाली बात की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कमेंट से बताना कि तुम्हें चैप्टर का कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा और वीडियो कैसी लगे ये भी।